हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट की फोर्थ पोइट्री शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, जिसका नाम है हैव यू अर्नड योर टुमारो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पोइट्री, इस पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले की जो दो पोइट्री है, जैसा कि सॉन्ग्स ऑफ द ओपन रोड और इंडियन वीवर्स, ये दोनों पोइट्री हमने अपने चैनल पर अपलोड की है। तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे बेहतरीन ढंग से देख लीजिए या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। ठीक है, अच्छा, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने इसके पहले की दो पोइट्री देखी है, उन्हें पता है कि हम पोइट्री किस तरह से पढ़ते हैं। पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, पोइट्री में आने वाली जितनी भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसकी मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग आप समझ लोगे तभी आप आगे चल करके पोइट्री के स्टैंजास को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। क्योंकि अगर आप पोइट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तभी उसके बेस्ड पर, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर होंगे उस क्वेश्चन आंसर को आप याद कर पाओगे। फिर उसके बाद पोइट्री में आने वाले जितने भी फिगर ऑफ स्पीच हैं उन सभी फिगर ऑफ स्पीच को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। और एट द एंड, एट द लास्ट, अंत में पोइट्री का एप्रिशिएशन, और ये एप्रिशिएशन बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये जो मीनिंग है ना, ये एज पर दी पोयम है, ये एज पर दी डिक्शनरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो पोएट होता है वो लिखता कुछ और है, उसका सेंटेंस कुछ और होता है, बट उसकी मीनिंग कुछ अलग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उस लिखे हुए सेंटेंस में अपने इमोशंस को फिल करता है, तो उसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसीलिए ये जो मीनिंग है वो एज पर दी पोयम। अच्छा, पहला, फर्स्ट है अर्नड। अर्नड मतलब रिवॉर्डेड, अचीव्ड, किसी चीज़ को रिसीव करना, प्राप्त करना, किसी चीज़ को कमाना। Second, passed his way. What is passed his way? Passed his way means what? Happened to meet him. किसी से मुलाकात करना, किसी से मिलना। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसे बोलेंगे passed his way। संयोगवश, बाई चांस किसी से मिलना, that is passed his way। थर्ड, ट्वाइलिंग टाइम। व्हाट इज ट्वाइलिंग टाइम? मतलब ऐसा समय जो समय मेहनत करने में बीतता हो, पसीना बहाने में बीतता हो, मतलब हार्ड वर्क करने में बीतता हो, उसे हम कहेंगे ट्वाइलिंग टाइम। देन थ्रू। व्हाट इज थ्रू? थ्रू मीन्स व्हाट? ओवर। थ्रू मीन्स व्हाट? एंड, खत्म होना, किसी चीज का फिनिश होना, दैट इज थ्रू। देन अटर। व्हाट इज अटर? अटर मीन्स व्हाट? स्पोकन, किसी चीज को कहना, किसी चीज को कहना, बोलना, बोला, दैट इज अटर। फिर आता है cheerful। व्हाट इज cheerful? cheerful मीन्स व्हाट? हैप्पी। एंड ऑप्टिमिस्टिक। व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक? एक ऐसा पर्सन जो बुरी स्थिति में होने के बावजूद, एकदम बैड सिचुएशन में होने के बावजूद इस चीज का इमेजिनेशन करता है, इस चीज की आशा करता है, भरोसा रखता है कि भविष्य में मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, फ्यूचर में सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा कहने वाला, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। फिर आते हैं ग्रीटिंग। व्हाट इज ग्रीटिंग? अ पोलाइट वर्ड और साइन ऑफ वेलकम। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम मिलते वक्त हम उनसे कितने पोलाइट, कितने प्यार भरे, कितने रिस्पेक्टफुल वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं, हम उसे कहते हैं अ पोलाइट वर्ड। क्योंकि रिस्पेक्टफुल और लविंगली वर्ड जो हमने उसके लिए कहे, वही चीज उसके स्वागत को, उसके वेलकम को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें उनके आने से खुशी हुई है। सो दैट इज ग्रीटिंग। अच्छा, शर्लिश। व्हाट इज शर्लिश? शर्लिश मीन्स व्हाट? रूड और इम्पोलाइट बिहेवियर, मतलब एकदम बैड मैनर में बिहेवियर करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सही ढंग से बिहेवियर नहीं करना। ठीक है, SORT, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है मैनर। समझ में आ रहा है कि जैसे रॉन्ग मैनर, राइट मैनर, समझ में आ रहा है? उसे कहते हैं हम मैनर, कि भाई तुम सही मैनर में बात नहीं कर रहे हो, तुम गलत मैनर में बात करो, तो दैट मैनर इज कॉल्ड एज शॉर्ट। हाउडी। व्हाट इज हाउडी? एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीटिंग। जब हम किसी से मिलते हैं, हाय हेलो कहते हैं और निकल लेते हैं, दैट इज हाउडी। वैनिश। व्हाट इज वैनिश? वैनिश मीन्स व्हाट? गायब हो जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? आप किसी से बात करो, अचानक से बात करते करते वहां से गायब हो गए, दैट इज वैनिश। थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मतलब भीड़, क्राउड, लोग, पब्लिक। फिर आते हैं प्योर एंड सिंपल। अच्छा, ये प्योर एंड सिंपल क्या होता है? देखो, जब हम किसी से बात करते हैं, उससे कोई बात कहना चाहते हैं तो बहुत सारी बातें कहते हैं, पूरा एक सेंटेंस, दो सेंटेंस कहते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं देखो भाई मुझे साफ साफ यही कहना है कि आप मेरी हेल्प करो,
आप मुझे इतने पैसे दे दो, मतलब प्योर एंड सिंपल अगर मैं कहना चाहूं तो प्योर एंड सिंपल मैं ये कहना चाहता हूं, ये उसे हम कहते हैं एंड नथिंग एल्स, कुछ और नहीं, बस यही मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? जैसे हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, आप ये हो वो हो ये हो, तो बोलना चाहते नहीं कि भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप महान हो। ठीक है, फिर आते हैं रज्ड। ए व्हाट इज रज्ड? रज्ड मीन्स व्हाट? मूव्ड हरिडली, जल्दी से भाग जाना, उसे कहेंगे रज्ड। ठीक है, ये माइटी, माइटी मतलब एक्सट्रीमली, मतलब ज्यादा। ठीक है, ज्यादा, जैसे कोई ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा गुस्से वाला, सो दैट ज्यादा इज कॉल्ड एज माइटी। ए डीड, ए व्हाट इज डीड? डीड मीन्स व्हाट? एन एक्ट ऑफ गुडनेस, एक अच्छा काम, एक भलाई का काम, उसे हम कहेंगे डीड। फिर आते हैं पार्टिंग विथ। ए व्हाट इज पार्टिंग विथ? पार्टिंग विथ मीन्स व्हाट? लेट फ्लाई, उड़ जाना, चले जाना, झट से उड़ जाना, जैसे ये समय झट से उड़ता जा रहा है, बीतता उड़ता जा रहा है, चला जाता जा रहा है, दैट इज लेट फ्लाई। फिर आते हैं स्लिपिंग। ए व्हाट इज स्लिपिंग? स्लिपिंग मीन्स व्हाट? गेटिंग अवे, पासिंग, गेटिंग अवे, पासिंग मतलब बीतता जाना, चलता जाना, बीतता जाना, उसे हम कहेंगे स्लिपिंग। फिर आते हैं रिजॉइसिंग ओवर, मतलब ग्रेट फीलिंग ऑफ जॉय और प्लेजर, मतलब खुशी और आनंद की काफी गहरी फीलिंग, काफी गहरा एहसास, उसे हम कहेंगे रिजॉइसिंग। ए फेडिंग। ए व्हाट इज फेडिंग? फेडिंग मीन्स व्हाट? डिमिनिशिंग, मतलब मुरझा जाना। ये किसका मुरझाना? फूलों का नहीं, पौधों का नहीं, अरे इंसान का, मतलब इंसान का उदास हो जाना, निराश हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, दैट इज फेडिंग। ए ट्रेल ऑफ काइंडनेस। देखो, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, ठीक है, तो वही बंदा किसी और के साथ भी अच्छा करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रेल ऑफ काइंडनेस, मतलब एक लीगेसी छोड़कर जाना, एक विरासत, एक अच्छे कर्म की विरासत छोड़कर जाना जो किसी और को इंस्पायर करे, किसी और को मोटिवेट और प्रेरित करे, दैट इज ट्रेल ऑफ काइंडनेस। मीन्स साइन ऑफ काइंडनेस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड टू इंस्पायर अदर। स्कार। व्हाट इज स्कार? स्कार मतलब स्क्रैच ऑफ वाउंड, जो चोट के निशान होते हैं, उसे कहते हैं स्कार। सोरली। व्हाट इज सोरली? सोरली मीन्स व्हाट? यूजलेसली, जिसका कोई काम ना हो। फिर लास्ट में आते हैं स्लंबर। स्लंबर मीन्स व्हाट? स्लीप। अब स्टार्ट करते हैं पोइट्री। सबसे पहले जो पोइट्री का टाइटल है, पोइट्री का टाइटल क्या है? हैव यू अर्नड योर टुमारो। अच्छा, इस पोइट्री के टाइटल में ही पोइट क्वेश्चन कर रहा है, कवि क्वेश्चन कर रहा है। वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ यू स्पेंड योर टुडे फॉर योर बेटर टुमारो, कि आपने अपने बेहतर भविष्य के लिए अपने आज को कितने अच्छे से बिताया। कहने का मतलब अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए आपने प्रेजेंट में कितने लोगों की हेल्प की, आपने प्रेजेंट में क्या किसी की हेल्प की, क्या किसी की मदद की, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर अच्छा बन सके। क्या आपने ऐसा किया? ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? राइटर, पोएट। किससे पूछ रहा है? रीडर से, लिसनर से, सुनने और पढ़ने वालों से, जो इसकी कविता पढ़ रहे हैं। वो कौन है? हम और आप। ठीक है। अच्छा, इस पोइट्री का जो राइटर है, पोएट है, वो कौन है? एडगर गेस्ट। एडगर गेस्ट। ठीक है। सो टाइटल का एक्सप्लेनेशन हमने समझ लिया, टाइटल का एक्सप्लेनेशन समझा, उसका ट्रांसलेशन नहीं। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट लाइन, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। देखो क्या होता है, हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तो उसके दौरान ऐसे बहुत से अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर पर्सन, जिसे हम जानते नहीं है, वे कहीं ना कहीं मदद की तलाश में होते हैं। मदद की तलाश में, मदद की उम्मीद में उनकी मुलाकात हमसे होती है, उनका इंटरेक्शन हमसे होता है। तो उन बहुत में से क्या किसी एक की भी हेल्प आपने की? क्या किसी एक की भी मदद आपने की? क्या किसी एक की भी खुशी की रीजन आप बने? ऐसा क्वेश्चन कौन कर रहा है? पोएट कर रहा है, रीडर से, आपसे। कौन कर रहा है? पोएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बस में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ठीक है, एक बुजुर्ग आता है, एक ओल्ड एज पर्सन आता है, बस में चढ़ता है और वो देखता है सीट पूरी फुल रहती है, उसे बैठने के लिए जगह मिलती है क्या? ठीक है। अच्छा, वो देखता है कि शायद उसके लिए कोई सीट छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि वो बुजुर्ग है, ठीक है। तो फिर आप क्या हो? यंग पर्सन, आपने देखा उसे कि वो सीट की तलाश में है, वो सीट की मदद में है, और आपने अपनी सीट छोड़ दी और उस बुजुर्ग ओल्ड एज पर्सन को अपनी सीट दे दी। तो इट मीन्स व्हाट? आपने क्या किया?
वॉट यू डिड हियर, यू हेल्प्ड दैट ओल्ड एज पर्सन, उस ओल्ड एज पर्सन की आपने मदद की। समझ में आ रहा, क्योंकि वो मदद की तलाश में था। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन में पोएट ने ये एक्सप्लेन किया। मतलब फर्स्ट लाइन में पोएट क्या कहना चाह रहा है कि हमें किसी न किसी अननोन पर्सन, जो नीडी पर्सन है, नीडी पीपल, हेल्प सीकर, जो मदद की खोज कर रहा है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो इस लाइन में पोएट रीडर को इंस्पायर कर रहा है किसी न किसी की मदद करने के लिए, हेल्प सीकर की, जो मदद की खोज करता है। ठीक है, ये था फर्स्ट लाइन। अब आते सेकेंड लाइन। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम? यहां पे क्या कह रहा है कि आपकी डेली लाइफ में, आपकी रूटीन लाइफ में आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, क्या उनमें से कोई एक पर्सन भी ऐसा है कि जिसके साथ आपने अच्छा व्यवहार किया, आपने अच्छे से बात की, गुड मैनर में कन्वर्सेशन किया? समझ में आ रहा है कि नहीं? काइंड और जेंटल बिहेव किया, और इसी बिहेवियर के कारण आप उसके लिए यादगार बन गए, उसके लिए मेमोरेबल पर्सन बन गए। क्या आपने ऐसा किया? इसका भी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोकल ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, 1 घंटे की, 2 घंटे की सफर कर रहे हैं, या फिर आप एक्सप्रेस ट्रेन में 1 दिन की, 2 दिन की सफर कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ट्रेन में सफर करने के बाद एट द एंड जब आप लास्ट स्टेशन पे उतरते हो, जो आपका डेस्टिनेशन है, वहां पर उतरने के बाद अगर आपका साथी जो आपके साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, आपके साथ बैठा था, अगर वो आपको बोलता है कि भैया आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपके साथ सफर करके बहुत खुशी हुई, आप बहुत बेहतरीन इंसान हैं, समझ, आपका बिहेवियर बहुत बेहतर है, आपका जो टोन है, जो कन्वर्सेशन है, वो भी बहुत बेहतर है, आप अपना संपर्क नंबर दीजिए, यानी आप अपना संपर्क दीजिए, आप अपना एड्रेस दीजिए, नंबर दीजिए, आपसे फिर कभी ना कभी मुलाकात जरूर करेंगे, आप रहते कहां हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये ऐसा क्यों बोल रहा है? वो आपके बिहेवियर से, आपके कन्वर्सेशन से, कम्युनिकेशन से काफी खुश हुआ, आपने उसके साथ एक अच्छा बिहेवियर किया ड्यूरिंग दी ट्रैवलिंग, सफर के दौरान, जिससे वो काफी खुश हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहने का मतलब अगर भविष्य में कभी वो ट्रैवलिंग का जिक्र करेगा तो आपको जरूर याद करेगा। किस लिए? क्योंकि आप उसके लिए क्या बन गए? मेमोरेबल पर्सन। ठीक है, तो हमें यहां पर पोएट क्या कह रहा है कि हमें लोगों से गुड कन्वर्सेशन करना चाहिए, हम्बल बिहेव, जेंटल, हम्बल एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? जेंटल, एकदम सीधा साधा, ठीक है, ऐसा बिहेव करना चाहिए, काइंड बिहेव करना चाहिए। यहां पे ऐसा कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखो, रिक्शा वाला होता है, जैसा कि आपको पता है, रिक्शा वालों को सब बोलते हैं रिक्शा बांद्रा, ठीक है, रिक्शा बांद्रा, रिक्शा वाला भी या तो ना करेगा या तो बिना ना किए निकल लेगा। तो ये जो बिहेवियर, ये ठीक नहीं है। क्या इसकी जगह हम ऐसा नहीं बोल सकते, सर बांद्रा चलेंगे क्या? अच्छा, एक रिक्शा वाला है तो सर क्यों बोला? अरे भैया, हमारा इंडिया का कल्चर है, हम हर किसी को श्रीमान कह के पुकारते हैं, भैया कह के पुकारते हैं, बड़ा भाई कह के पुकारते हैं। तो समझ में आ रहा है? तो ये इज्जत, ये क्या है? बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम उसे बोलेंगे सर बांद्रा चलेंगे क्या, तो हो सकता है वो बोले यस बिल्कुल चलेंगे, आइए बैठिए, या फिर ऐसा बोले कि भैया मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि मेरा खाने का टाइम हो गया। क्या इस तरह से एक रिक्शा वाला बोलेगा और एक कस्टमर उस रिक्शे वाले को बोलेगा, तो क्या दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं होगा क्या? ठीक है, किसी को बुरा लगेगा क्या? नहीं, ये बिहेवियर दोनों के लिए क्या हो जाएगा? यादगार बन जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे? मेमोरेबल पर्सन बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? बट लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं। समझ में आ रहा है कि इतनी बात करने के लिए समय नहीं, ठीक है। बट अगर फिर भी हम चाहें तो कम से कम समय में भी ये अच्छा बिहेवियर कर सकते हैं किसी अननोन पर्सन से, ठीक है। ये क्या हो गया? सेकेंड लाइन, ठीक है। स्टैंजा का ये क्या था? सेकेंड लाइन। अभी देखो थर्ड लाइन में क्या कह रहा है? द डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्वाइलिंग टाइम इज थ्रू। The day is almost over and its toiling time is through. Is there anyone to utter now a kindly word of you? यहां पे क्या कह रहा है कि जो वर्किंग डेज है, जो काम काज करने का जो दिन है, समझ में आ रहा? सुबह से शाम तक जो आप काम करते हो, वो काम करने का दिन लगभग खत्म हो चुका है और दिन भी बहुत तेजी से भाग रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे, समय के खत्म होने तक, कोई एक पर्सन भी ऐसा है, कोई एक पर्सन भी ऐसा है कि जिसके लिए आपने कुछ किया, जिसकी आपने मदद की और वो आपके लिए कुछ अच्छा कह रहा हो, जिसने आपको थैंक्स कहा,
कोई एक पर्सन भी ऐसा है कि जिसने आपको थैंक्स कहा, आपके टुवर्ड्स ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट किया, ग्रेटिट्यूड शो किया? कोई एक पर्सन भी ऐसा है, ग्रेटिट्यूड यानी थैंकफुल, धन्यवाद किया, या फिर कुछ ना कुछ काइंड वर्ड बोले आपके लिए कि भैया आपने मेरी बहुत मदद की, आप बहुत बेहतरीन इंसान, अगर आप नहीं होते तो आज मेरे साथ ये हो जाता, आज मेरे साथ वो हो जाता, आप बहुत बेहतरीन इंसान हो, भगवान करे आपका भला हो, भगवान करे आपका भला हो। ये ऐसा वर्ड किसी ने बोला आपको? अगर आपको ऐसा किसी ने बोला है तो समझो यू हैव अर्नड योर टुमारो, आपने अपने आने वाले कल को बेहतर बना लिया है। सिर्फ उसी की लाइफ को बेहतर नहीं बनाया, खुद के बिहेवियर, खुद के फ्यूचर को बेहतर बनाया है, खुद के फ्यूचर को सक्सेसफुल, पीसफुल और सेटिस्फाइड बनाया है। अब आते हैं सेकेंड स्टैंजा, फर्स्ट लाइन। डिड यू गिव अ चीयरफुल ग्रीटिंग टू द फ्रेंड हु केम अलोंग? कहने का मतलब ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग दी होल डे, पूरे दिन में कभी भी हो सकता है कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया हो सकता है वो आपसे मदद मांगने आया हो, हेल्प मांगने आया हो, ठीक है? तो क्या आप उस फ्रेंड से हैप्पीली मिले, खुशी खुशी मिले, या फिर क्या आपने उसके साथ एक हम्बल और पॉजिटिव बिहेव किया? समझ में आ रहा है कहने का मतलब? क्या कह रहा है कि जब भी कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया हो तो आपको उसके साथ एक हम्बल बिहेव करना चाहिए, उसके आने पर आपका फेशियल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव लगना चाहिए कि उसके आने पर आपको क्या है? खुशी है। समझ में आ रहा है? उसके आने पर आपको खुशी है, आप खुश हो, आप दुखी नहीं हो, आप उसके आने पर आपको खुशी है। आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी आप अपने फ्रेंड से मिलो सकारात्मक होना चाहिए कि भाई क्या हाल है, कैसा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो आपके पास हेल्प मांगने आया हो। अगर आपका बिहेवियर ही ढंग का नहीं होगा, आपका एक्सप्रेशन ही एकदम रोता हुआ रहेगा, जैसे लगेगा कि उसके आने से आप दुखी हो, तो बेचारा क्या आपसे हेल्प मांगेगा? ये कौन पूछ रहा है? पोएट क्वेश्चन कर रहा है कि आपसे कोई फ्रेंड मिलने आया है तो आपका बिहेवियर क्या हैप्पीली था, क्या आपका बिहेवियर पॉजिटिव और हम्बल था, या फिर पूछ रहा है या फिर और अ चेयरलेस सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग, या फिर और अ चेयरलेस सॉर्ट ऑफ हाउडी एंड देन वेनिश इन द थ्रॉन्ग। मतलब कहने का मतलब आपने अपने फ्रेंड से मिले, हाय हेलो किए और वहां से निकल लिए, हाय हेलो किया और ढंग से ठीक से गुड मैनर में बात भी नहीं किया और आप वहां से निकल लिए और भीड़ में गायब हो गए। तो इस तरह की हरकत, इस तरह का ये जो मैनर है आपका, ये जो बिहेवियर है, ये क्या दर्शाता है? वो आगे बोल रहा है, वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश्ड अलोंग द वे। प्योरली एंड सिंपली अगर हम कहें तो इस तरह का बिहेवियर क्या रिप्रेजेंट करता है कि कहीं आप सेल्फिश तो नहीं हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपके सेल्फिशनेस को नहीं रिप्रेजेंट करता कि आप मतलबी तो नहीं हुए, बस अपने काम से लेना देना है और बाकी फ्रेंड के काम से लेना देना नहीं है कि फ्रेंड दिक्कत में है तो उससे पूछ लूं भाई क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है? उसके आने पर मैं खुशी हूं, भले से उसकी मदद करूं या ना करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं? ऐसा पूछ रहा है पोएट। ठीक है, सो और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे, या फिर कोई एक बंदा भी ऐसा है ड्यूरिंग दी होल डे कि जो आपके लिए ग्रेटफुल हो, आपके लिए थैंकफुल हो कि आपने उसके लिए कुछ किया, आपके टुवर्ड्स उसने ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट किया हो। कोई एक बंदा भी ऐसा है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा तो इट मीन्स व्हाट? अल्टीमेटली इस स्टैंजा में, इस सेकंड स्टैंजा में पोएट रीडर को, लिसनर को, आपको और हमें एक नीडी पीपल की हेल्प करने के लिए क्या कर रहा है? इंस्पायर। कहने का मतलब अपने फ्रेंड से हैप्पीली और हम्बल बिहेवियर करने के लिए कह रहा है, अपने फ्रेंड से हैप्पीली और हम्बल बिहेवियर करने के लिए कह रहा है, और हो सके तो अपने फ्रेंड की मदद करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। बात नहीं, थर्ड स्टेंशन, फर्स्ट लाइन, कैन यू से टूनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लिपिंग फास्ट दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ द मैनी दैट यू पास्ड। क्या कह रहा है कि दिन के खत्म होने तक, एट द एंड ऑफ द डे, रात में सोने से पहले, क्या आपने कभी सोचा कि हां मैंने आज एक पर्सन की हेल्प की? ये कहने का मतलब क्या, ये जो डेज है, ये जो दिन है, बहुत ही रैपिडली और फास्टली स्पेंड होते जा रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हर कोई इंसान अपनी लाइफ में बहुत बिजी है और इस बिजिएस्ट लाइफ में भी हम बहुत से अननोन पर्सन से मिलते हैं। तो उस अननोन पर्सन में से क्या किसी एक पर्सन की भी हमने हेल्प की क्या, ऐसा पोएट पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है। अगर आपने की तो इट मींस यू हैव मेड योर टुमारो बेटर। ठीक है, अच्छा फिर सेकेंड लाइन में क्या पूछ रहा है, इज अ सिंगल हार्ट रिजॉइसिंग ओवर वॉट यू डिड और सेड। क्या कोई एक पर्सन भी आपके किसी एक्शन से खुश हुआ, आपकी किसी एक्शन ने उससे प्लेजर दिया, आनंद दिया, आपके किसी एक एक्शन ने भी, या फिर आपने उसके लिए कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो खुश हुआ, उसे काफी प्लेजर मिला, आनंद मिला, सेटिस्फेक्शन मिला उसे। क्या कोई एक पर्सन भी ऐसा है क्या? ऐसा कौन पूछ रहा है? पोएट पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? रीडर से पूछ रहा है। ठीक है, जिसने उसने एक रिजॉइसिंग फील किया, अच्छा महसूस किया आपकी हेल्प की वजह से। क्या कोई एक पर्सन भी ऐसा है? ऐसा पोएट पूछ रहा है। इस स्टैंजा में अब फोर्थ लाइन आते हैं, Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? देखो ऐसे बहुत से पर्सन होते हैं अपनी लाइफ में किसी न किसी फेलियर को फेस कर रहे होते हैं, किसी न किसी असफलता से जूझ रहे होते हैं। कोई अपने बिजनेस में फेल हो गया, कोई अपने करियर में, कोई अपने स्टडीज में, तो कोई अपने रिलेशंस में, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा चालू हुए, हताश है, निराश है, प्रेमी और प्रेमिका, ठीक है, इन सब चीजों को लेकर के वो हताश है, निराश है। यानी इसमें फेल होकर के रिलेशंस में, बिजनेस में, स्टडीज में, करियर में फेल होकर के पूरी तरह से टूट चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं। उनके दिलों में अब कोई आशा नहीं बची है। समझ में आ रहा है? उन्हें लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, टूट चुके हैं, ऐसा उनके दिमाग में है। तो इट मीन्स क्या आपने ऐसे किसी बंदे को इंस्पायर किया, ऐसे किसी बंदे को समझाया कि रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, आप जिंदा हो ना, वही बड़ी बात है, आप जिंदा हो वही बड़ी बात है, बहुत कुछ कर लोगे। क्या आपने उस पर्सन के दिलों में आशा की किरण भरी, उसे समझाया, इंस्पायर किया, ठीक है, कि जिससे वो उठ खड़ा हुआ हो और अपनी लाइफ को जीने के लिए फिर से तैयार हो गया हो और अपने एम को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, लक्ष्य को अचीव करने के लिए फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया हो? क्या आपने ऐसा किसी के साथ किया, किसी को ऐसा करने पे मजबूर किया, किसी को इंस्पायर किया? अगर आपने ऐसा किया है तो पक्का है कि आपने अपने खुद के आने वाले कल को बेहतर बना लिया है। यू हैव मेड योर ओन फ्यूचर बेटर। ऐसा कौन बोल रहा है? पोएट बोल रहा है। ये कहने का मतलब इस स्टैंजा में, इस थर्ड स्टैंजा में पोएट रीडर को, लिसनर को, हमें, आपको इंस्पायर कर रहा है कि एक नीडी पीपल की हेल्प करनी चाहिए। और ऑलवेज जो होपलेस पर्सन है, जो उदास हो चुका है, ठीक है, जिसने ठान लिया अब मुझे जीना नहीं है, सुसाइड करना है, क्या आपने वैसे बंदे को इंस्पायर किया और वैसे बंदे को आपको इंस्पायर करना है, तो उसके लिए आपको इंस्पायर कर रहा। अब आते हैं फोर्थ यानी लास्ट स्टैंजा। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंट? यहां पे पोएट क्या कहना चाह रहा है कि आपने अपने जीवन को, अपनी डेज ऑफ लाइफ को, अपने जीवन के दिनों को वेस्ट कर दिया या फिर स्पेंड किया। ये कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर आपने अपने जीवन में किसी के लिए अच्छा किया, किसी की मदद किया, तो समझो आपने अपने डेज ऑफ लाइफ को, जीवन के दिनों को स्पेंड किया, यानी अपने जीवन को अच्छे से बिताया, आपने एक बेहतर जिंदगी जी अगर किसी की मदद की अपने जीवन में। और उसके अपोजिट, अगर आपने अपने जीवन में किसी की मदद नहीं की, किसी की हेल्प नहीं की, किसी के लाइफ में कोई डिफरेंसेस नहीं लेकर के आया, किसी की लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लेकर के आया, इट मींस आपने अपनी डेज ऑफ लाइफ को, जीवन के दिनों को वेस्ट कर दिया, मतलब यूं ही बेकार जाने दिया। यहां पे पोएट की नजरों में असली जिंदगी वही जीता है जो दूसरों की मदद करता है, जो अदर पर्सन की हेल्प करता है किसी न किसी रूप में। जरूरी नहीं है कि दूसरों की मदद आप सिर्फ पैसे से ही करो, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी रूप से आप मदद कर सकते हो। आपके पास पैसा नहीं है फिर भी आप हेल्प कर सकते हो। तो ये कह रहा है, कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है। अगर आपने किसी की हेल्प की, किसी होपलेस पर्सन को इंस्पायर किया जो जिंदगी जीना नहीं चाहता था, नाराज हो चुका था, उदास हो चुका था, या फिर काम ही नहीं कर रहा था, अगर आपने उसे इंस्पायर किया या फिर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छे शब्द बोले,
आपको ग्रेटिट्यूड, आपके लिए ग्रेटिट्यूड रिप्रेजेंट किया, ग्रेटिट्यूड शो किया, आपको थैंक कहा, ठीक है, तो इट मीन्स आपने अपने जीवन के दिनों को, डेज ऑफ लाइफ को स्पेंड किया, बिताया। कहने का मतलब आपने अच्छी जिंदगी जी, बेहतर जिंदगी जी। अगर आपने ये सब नहीं किया तो इट मीन्स यू हैव वेस्टेड योर डेज ऑफ लाइफ। आपने अपने डेज ऑफ लाइफ को, जिंदगी के दिनों को यूं ही बर्बाद कर दिया। समझ में आ रहा है? यहां पे पोइट की नजरों में असली जिंदगी वो नहीं जीता जिसके पास सिर्फ गाड़ी और बंगला है, बड़ा आदमी है, जिसका बैनर पे फोटो है, जिसे लोग जानते हैं। यहां पर पोइट उसे ही बड़ा आदमी कहता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा, चाहे वो छोटा हो, कहीं का भी हो, गरीब हो, मिडिल क्लास का हो, अगर वो दूसरों की मदद करता है तो वही असली जिंदगी जीता है। ये कौन कह रहा है? पोएट कह रहा है, ठीक है। फिर दूसरा आते, दूसरा लाइन, सेकेंड लाइन, ए डिड यू लीव अ ट्रेल ऑफ काइंडनेस और अ स्कार ऑफ डिसकंटेंट। वो पूछ रहा है कि आप जब अपनी डेज ऑफ लाइफ को स्पेंड करते हो, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो आज आपने उसके लिए अच्छा किया तो वो भी इंस्पायर होता है, कल वो किसी और के साथ अच्छा करता है, किसी और की मदद करता है, फिर वो किसी और की मदद करता है। तो ये जो गुडनेस की चेन है, गुडनेस मतलब अच्छाई, भलाई, किसी के साथ कुछ अच्छा करना, तो ये गुडनेस की चेन क्या होती जाती है? क्रिएट होती जाती है। हर किसी को क्या करती है? इंस्पायर करती है किसी और के साथ अच्छा करने के लिए। अब आते हैं थर्ड लाइन, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। ये क्या कह रहा है? इसका पहले ट्रांसलेशन बता देता हूं मैं, ठीक है, कि रात को सोते वक्त, ठीक है, रात को सोते वक्त जब आप सोते हो तो सोते वक्त गॉड ने आपसे कहा, ईश्वर ने आपसे कहा कि आपने जो आज काम किया है उस काम की वजह से आपको फ्यूचर में एक दिन और जिंदगी मिलती है, एक दिन और एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं। ये तो ट्रांसलेशन है, बट एक्चुअली में पोएट कहना क्या चाहता है? वो कहना क्या चाहता है? जो लिखा है वो ट्रांसलेशन नहीं कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि देखो कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने किसी के साथ गलत किया, ठीक है, हमने सामने वाले के साथ गलत किया, बट फिर भी हम अपने दिमाग में भर लेते हैं कि भाई मैं तो अपनी जगह पे ठीक हूं, मैंने उसके साथ गलत नहीं किया। लेकिन अगर हम अपनी सोल से, अपनी स्पिरिट से, अपनी आत्मा से अगर पूछे कि भाई मैंने उसके साथ गलत किया है कि नहीं किया, तो आवाज आती है यस यार गलत किया है, वैसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किया है। ये हमको, हमारी आत्मा कहीं ना कहीं हमें टोचन देती है कि हाँ भाई गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। हमें पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। ये जवाब किसने दिया? आपके दिमाग ने नहीं, आपकी आत्मा ने, आपकी सोल ने। समझ में आ रहा है कि ये जवाब दिया? तो वैसे ही पोएट कहना चाहता है, अब मैं जो बता रहा हूं कि ड्यूरिंग दी होल डे आपने किसके साथ कितना अच्छा किया है, क्या अच्छा किया है। अगर उसको लेकर आप कंफ्यूज हो, अगर उसे लेकर आप कंफ्यूज हो कि आपने सामने वाले के साथ क्या अच्छा किया है, ठीक है, तो रात को सोते वक्त, सोने से पहले सोते वक्त आप अपने दिल से, यानी अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा से पूछिए। गॉड नहीं बताएगा कि आपने अच्छा किया है कि नहीं किया है। गॉड ये नहीं बोलेगा कि आपको एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। गॉड ये नहीं बोलेगा कि आपका फ्यूचर अच्छा होगा। आपकी आत्मा बोलेगी, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट कि हाँ यार आज मैंने इस पर्सन के साथ अच्छा किया, आज मैंने इस पर्सन की हेल्प की, आज मैंने इसकी मदद की। ये जवाब कौन देगी? आप, ये जवाब कौन देगा? आपकी आत्मा, आपकी सोल, आपकी स्पिरिट अगर ऐसा कहती है यस आज मैंने इस बंदे के साथ अच्छा किया, आज मैंने उसकी मदद की, तो समझो यू हैव अर्नड योर टुमारो। आपने अपने आने वाले भविष्य को बेहतर बना लिया, एक दिन और यहां पे कमा लिया है जिंदा रहने के लिए। ये मीनिंग नहीं है। आपने अपने आने वाले बेहतर को, आपने अपने आने वाले फ्यूचर को बेटर बना लिया है, ब्राइट बना लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने प्रेजेंट में दूसरों के साथ अच्छा किया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। अच्छा, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखना है तो उसके लिए एक अलग से हमने वीडियो बनाया है फिगर ऑफ स्पीच पे, अपने चैनल पे अपलोड किया है बहुत पहले ही। उसका लिंक भी हमने नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट फिर भी ये पोइट्री मैं पढ़ा रहा हूं तो इसकी फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट लाइन, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। अच्छा, सबसे पहले ये मेटाफॉर है। क्या है? मेटाफॉर है। अच्छा समझो,
मेटाफोर समझने से पहले सिमिली क्या होता है ये समझना जरूरी है। देखो किसी सेंटेंस में जब दो चीजों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन होती है, सीधे सीधे कंपैरिजन होता है, तुलना होती है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तो हम उसे कहते हैं सिमिली। और वो जो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है हमें कैसे पता चलेगा, उसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड से हम पहचान सकते हैं। जैसे लाइक सो एज, किसी वर्ड में किसी सेंटेंस में लाइक सो एज दिखता है, और इतना ही नहीं उसके साथ साथ अगर किन्हीं दो चीजों के बीच में बिटवीन टू थिंग्स अगर कंपैरिजन होता है, तुलना होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिमिली। क्या कहेंगे, सिमिली। और इस सिमिली में कैसा कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। उसका अपोजिट मेटाफोर। मेटाफोर में भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है, तुलना होता है दो चीजों के बीच में, बट डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट होता है। समझ में आ रहा है। इस मेटाफोर में लाइक सो एज यूज नहीं होता, और जिससे कंपेयर होता है वो भी चीज मेंशन नहीं होती कभी कभार, ठीक है। उसे हम कहते हैं मेटाफोर। जैसे फर्स्ट लाइन देखिए, यहां पर क्या किया है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। पास्ड हिज वे का मतलब क्या होता है, इंटरैक्टिंग समवंस, किसी से इंटरैक्ट करना। पास्ड हिज वे मतलब किसी से मिलना, तो पास्ड हिज वे का कंपैरिजन किससे किया है, इंटरैक्टिंग विथ समवन, किसी से मिलना। तो यहां पर पास्ड हिज वे का इनडायरेक्ट कंपैरिजन किससे किया है, इंटरैक्टिंग विथ समवन। और इंटरैक्टिंग विथ समवन ये इस सेंटेंस में डिस्क्राइब्ड नहीं है, फिर भी उससे कंपेयर किया। ये आपको समझना पड़ेगा, तभी तो हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन, तभी तो हम इसे कहते हैं मेटाफोर। ओके, अच्छा दूसरा, ये कॉन्सोनेंस भी है बेटा। अच्छा, ये कॉन्सोनेंस क्यों है समझ लेना। किसी सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर क्या बनता है सेंटेंस। जैसे इज एक वर्ड है, एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज, ये सब एक वर्ड है, इन सभी वर्ड को मिलाकर क्या बना है सेंटेंस। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसे बोलेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट आपने पढ़ा है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, कोई कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड सिर्फ लेटर नहीं, उसका साउंड अगर रिपीट होता है तो हम उसे कहेंगे कॉन्सोनेंस। और वो कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के चाहे शुरुआत में रिपीट हो, बीच में या फिर लास्ट में, बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, मिडल में रिपीट हो या फिर एंडिंग में, उससे लेना देना नहीं है। विद इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो मैं उसे कहूंगा कॉन्सोनेंस। जैसे इसमें देखिए, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज जेड, फिर यू पास्ड हिज वे, पास्ड जेड, तो बिकॉज में जेड का साउंड और पास्ड में जेड का साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस। क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंस, ठीक है। अभी थर्ड लाइन, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्वाइलिंग टाइम इज थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, सबसे पहले ये पर्सोनिफिकेशन। अच्छा बेटा, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब पोएट किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा नहीं है, जो निर्जीव है, अगर उस नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देता है, लिविंग थिंग्स की क्वालिटी देता है, ये कहने का मतलब ह्यूमन की क्वालिटी देता है, ह्यूमन की क्वालिटी देता है। समझ में आ रहा है, ह्यूमन की क्वालिटी यूज करता है, ह्यूमन की क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग्स को देता है, तो हम उसे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण। वो निर्जीव है, जो क्वालिटी मानव में होते हैं उसमें नहीं होते, बट फिर भी उसे वो क्वालिटी दिया, उसे हम कहेंगे पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। देखिए, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स ट्वाइलिंग टाइम इज थ्रू। अच्छा, ट्वाइलिंग का मतलब होता है हार्डवर्क, पसीना बहाना। हार्डवर्क कौन करता है, इंसान, ह्यूमन। पसीना कौन बहाता है, इंसान, ह्यूमन। टाइम नहीं, टाइम नॉन लिविंग थिंग्स है, तो टाइम को कौन सी क्वालिटी दिया है, ट्वाइलिंग वाली, और ये ट्वाइलिंग वाली क्वालिटी किसके लिए, ह्यूमन के लिए, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। ओके, फिर आता है टोटोलॉजी। व्हाट इज टोटोलॉजी, सिंपल है, एक बार ध्यान देना, जब किसी सेंटेंस में दो अलग वर्ड होते हैं, जब किसी सेंटेंस में दो अलग वर्ड होते हैं, बट वर्ड अलग है लेकिन उन दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, सेम निकल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, टोटोलॉजी, ठीक है। देखिए, जैसे ओवर, ऑलमोस्ट ओवर, ओवर 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 ओवर, फिर आगे थ्रू, तो ओवर का मतलब भी होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना, और थ्रू का मतलब भी होता है एंड हो जाना, खत्म हो जाना। ओवर और थ्रू दो अलग वर्ड है, बट दोनों की मीनिंग सेम है, इसीलिए हम इसे टोटोलॉजी भी कहेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं थर्ड स्टैंजा में।
फर्स्ट लाइन, कैन यू से टू नाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट स्लीपिंग फास्ट। अच्छा, मैंने क्या कहा, ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि डे दैट स्लीपिंग फास्ट, मतलब स्लीपिंग फास्ट मतलब तेजी से भागने का काम कौन करता है, डे नहीं करता, ह्यूमन करता है। तो डे को ह्यूमन क्वालिटीज दी है, समझ में आ रहा है कि नहीं, डे को ह्यूमन क्वालिटी दी है। डे तो अपने समय से काम करता है, ना तेज चलता है ना स्लो, जैसा उसका चलना है वैसा ही चलता है। और पहली बात, ये डे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, ये लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन। डे को, दिन को ह्यूमन की क्वालिटी दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके नीचे एक लाइन, दैट यू हेल्प्ड अ सिंगल ब्रदर ऑफ दैट मैनी ऑफ दी मैनी दैट यू पास्ड। ये क्या है, रिपीटिशन। अगर किसी सेंटेंस में कोई होल वर्ड, कोई सेम वर्ड रिपीट हो, सेम वर्ड, होल वर्ड, अक्खा वर्ड रिपीट हो, हम उसे क्या कहेंगे, रिपीटिशन, ठीक है। अच्छा, फिर आइए उसके नीचे देखिए, उसके नीचे डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। अच्छा, ये क्या है, इन्वर्जन। बेटा ये इन्वर्जन क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। देखो क्या करता है पोएट, अपनी पोइट्री को इन्फ्लुएंस्ड बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसके अंदर एक पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए, जो सेंटेंस का ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है, जो राइट अरेंजमेंट होता है, जो राइट ऑर्डर होता है, उसे क्या कर देता है, चेंज कर देता है। राइट अरेंजमेंट को रीअरेंज कर देता है, उसके ग्रामेटिकल ऑर्डर को, उस वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है उसे रीअरेंज कर देता है, उसके ऑर्डर को चेंज कर देता है। ऐसा क्यों करता है, एक पोइटिक इफेक्ट लाने के लिए, जिससे लिसनर और रीडर उसे रीड करके ज्यादा फील कर सके, समझ सके, समझ में उसे अलग लगे, ठीक है। इसीलिए वो पोइटिक इफेक्ट लाता है, इसीलिए वो इन्वर्जन का यूज करता है, कि मतलब जैसा उसका ऑर्डर होना चाहिए, पोएट वैसा ऑर्डर में नहीं लिखता, वैसे ग्रामेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखता, बल्कि उसका उल्टा कर देता है, उसका अपोजिट कर देता है। क्यों, पोएट्री को इन्फ्लुएंस्ड और पोइट्री के अंदर पोइटिक इफेक्ट लाने के लिए। जैसे कि देखिए क्या है, डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग नाउ विथ करेज लुक अहेड। ये सेंटेंस है, ठीक है, बट इसका करेक्ट ऑर्डर ये नहीं है। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, इसका करेक्ट ऑर्डर होगा डज अ मैन हुज होप्स वर फेडिंग लुक अहेड विथ करेज। लुक अहेड पहले आएगा, विथ करेज लास्ट में आएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। बट वैसा लिखा क्या पोएट ने, नहीं, वैसा ना लिख करके ऐसा लिखा, समझ में आ रहा। तो इसे बोलेंगे इसका रीअरेंज्ड ऑर्डर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब लुक अहेड पहले आएगा और विथ करेज बाद में आएगा तो उसका करेक्ट ऑर्डर होगा, और ये इसका रीअरेंज्ड ऑर्डर है, ठीक है। तो इसे कहेंगे हम इन्वर्जन। क्या कहेंगे, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि मैंने खाना खाया, ये सिंपल है, अरेंज्ड ऑर्डर है। अच्छा, मैं इसे रीअरेंज्ड ऑर्डर में बोलूं तो मैंने खाया खाना, ठीक है, इसे कहेंगे रीअरेंज्ड ऑर्डर, इसे कहेंगे इन्वर्जन, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर फोर्थ स्टैंजा आ जाओ, नेक्स्ट स्टैंजा। डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सॉरली स्पेंट। सबसे पहले ध्यान दो, ये क्या है, सबसे पहले ये है टॉटोलॉजी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर वेस्ट और लूज दो अलग वर्ड है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या है, सेम। वेस्ट और लूज दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। वेस्ट मतलब खो देना, लूज मतलब खो देना, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। और उसके बाद आगे वेल और सॉरली। अच्छा, ये वेल और सॉरली दो अलग वर्ड है, दो अलग वर्ड ही नहीं है, दोनों अपोजिट वर्ड है। तो जब भी किसी सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड आते हैं, दो अपोजिट थिंग्स आते हैं, हम उसे कहेंगे एंटीथीसिस। क्या कहेंगे, एंटीथीसिस, ठीक है। तो ये टॉटोलॉजी भी है और एंटीथीसिस भी है। फिर आते हैं सेकेंड लास्ट लाइन, एज यू क्लोज योर आईज इन स्लम्बर डू यू थिंक दैट गॉड वुड से। अच्छा, ये पर्सोनिफिकेशन है, गॉड वुड से, ईश्वर कहेगा, ईश्वर कहेगा, ईश्वर कहेगा। ईश्वर कभी कहता नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। गॉड क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, समझ में आ रहा है। गॉड जिंदा होता और मरता नहीं है, वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, उसे सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, और वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो गॉड कैसे कहेगा, यहाँ पर गॉड को क्या कर दिया गया है, ह्यूमन क्वालिटी दे दी गई है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन,
ठीक है। एंड द लास्ट इज यू हैव अर्नड वन मोर टुमारो बाय द वर्क यू डिड टुडे। इसमें टुमारो और टुडे ये दो क्या है, अपोजिट वर्ड है। तो जब भी किसी लाइन में कोई अपोजिट थिंग्स और अपोजिट वर्ड्स आएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटीथीसिस। अब आते हैं एप्रिशिएशन। अच्छा, ये जो एप्रिशिएशन मैंने दिया है आपको नोट्स, ये पॉइंट के फॉर्मेट में है, ये पॉइंट वाइज है, बट बोर्ड के एग्जाम में आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज नहीं लिखना है। आपको इजी तरीके से ये चीज़ें समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज में लिखा है। पूरा का पूरा यही लिखना है, ऐसा ही लिखना है, उसका सेक्वेंस यही होना चाहिए, पहले ये देन ये देन ये देन ये, बट पैराग्राफ वाइज में लिखना है। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं। पहले टाइटल। अच्छा, आपको सिर्फ टाइटल लिखना ही नहीं है, टाइटल को एक्सप्लेन करना है, उसका ट्रांसलेशन नहीं, एक्चुअली में टाइटल के थ्रू पोएट क्या कहना चाहता है वो लिखना है। ठीक है, देखिए, द टाइटल क्वेश्चंस टू द रीडर दैट हाउ गुड दे स्पेंड देयर टुडे फॉर बेटर टुमारो। यहां पर टाइटल क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि आपने अपने प्रेजेंट को कितने अच्छे से बिताया कि जिससे आपका फ्यूचर बेहतर बन सके। अब आपने तो पोइट्री पढ़ ली है, बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। सेकेंड, द पोयम। अच्छा, जब भी पोयम की बात होगी ना, तो पोयम के अंदर एक्चुअली में पोएट किसके बारे में बता रहा है, पोयम किसके बारे में है वो। अब आपने पूरी पोएट्री पढ़ी तो एक चीज आपके दिमाग में आता है कि ये एक इंस्पिरेशनल पोयम है। दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोयम। दिस पोयम इंस्पायर्स द रीडर टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ वंस लाइफ। ये जो पोयम है ना, ये रीडर को, हमें और आपको किसी न किसी बंदे की लाइफ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है, किसी न किसी पर्सन की लाइफ के बेटरमेंट के लिए इंस्पायर कर रहा है, उनकी लाइफ में कोई सुधार लाने के लिए इंस्पायर कर रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, मानव जाति के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। ठीक है, फिर आते हैं सेंट्रल आइडिया, थीम। बेटा, ये सेंट्रल आइडिया क्या होता है, ये सेंट्रल थीम क्या होता है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने लास्ट पोइट्री में भी बताया था सेंट्रल आइडिया क्या होता है। पूरा जो सेंट्रल आइडिया है ना, जब पूरी पोइट्री आप पढ़ते हो, पूरी पोइट्री पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आता है कि पोइट्री में पोएट एक्चुअली में क्या बताना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है। तो जो वो बताना चाहता है, जो वो मैसेज देना चाहता है, उसे आपको 3 या 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है। पहला तरीका देखो, कभी कभार क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं पोइट्री में, वो वर्ड ही सेंट्रल आइडिया होते हैं, वो वर्ड ही सेंट्रल थीम होते हैं। उस वर्ड को उठा के लिखना होता है और उसी वर्ड की हेल्प से 2-3 लाइन और एक्सप्लेन कर देना होता है, बट ऐसा अक्सर होता नहीं है, ऐसा ज़्यादा होता नहीं है। तो कहने का मतलब, आपको पूरी पोइट्री रीड करना है और पूरी पोइट्री को रीड करने के बाद अपने दिमाग से 2-3 वर्ड ऐसे लिखना है कि वो 2-3 वर्ड ही इस पोइट्री को पूरा रिप्रेजेंट कर दें। वो 2-3 वर्ड से ही पता चल जाए कि हाँ, इस पोइट्री में इसी मुद्दे की बात हो रही है। वो 2-3 वर्ड ही बता दे उस पोइट्री के बारे में पूरा। ठीक है, तो वो 2-3 वर्ड अपने मन से लिखना है, अपने दिमाग का यूज करके, और उसी वर्ड की हेल्प से 2-3 लाइन और एक्सप्लेन कर देना है। तो इसे हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया। और अपनी ओन लैंग्वेज का यूज करना है, खुद की लैंग्वेज की, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं स्टाइल, राइम स्कीम। जैसा कि आपने राइम स्कीम पढ़ा, ठीक है, राइम स्कीम के लिए भी हमने अलग से एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देखिए। ठीक है, उसका भी लिंक हमने नीचे दिया है, आप उसे देख लीजिए। राइम स्कीम बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, पोएटिक डिवाइसेस में हम क्या लिखते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। जो मैंने अभी सिखाया वो सब के सब फिगर ऑफ स्पीच आपको लिख देना है। फिर आते हैं स्पेशल फीचर्स। बेटा, जब भी स्पेशल फीचर्स की बात होती है तो ये जो स्टाइल और पोएटिक डिवाइसेस होते हैं ना, ये भी फिगर ऑफ स्पीच के ही पार्ट होते हैं। तो इसको भी आप इसमें लिख सकते हो, बट मैंने अलग पॉइंट देकर के लिखा है। ठीक है, अच्छा अब जब स्पेशल फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको देखना है कि पोइट्री का टाइप्स क्या है, पोइट्री किस टाइप का है, आपको वो लिखना है। पोइट्री का प्रकार कौन सा है, तो ये पोइट्री कैसा है, एक इंस्पिरेशनल पोयम। सो द टाइप ऑफ द पोयम इज इंस्पिरेशनल। अच्छा, पहला स्पेशल फीचर्स में, स्पेशल फीचर्स में, स्पेशल फीचर्स में टाइप ऑफ द पोयम, टाइप ऑफ द पोयम, टाइप ऑफ द पोयम। ये दूसरा लैंग्वेज ऑफ द पोयम, लैंग्वेज ऑलवेज। दूसरा स्पेशल फीचर्स में दूसरा क्या आएगा, लैंग्वेज ऑफ द पोयम। ऑलवेज क्या लिखने का, द लैंग्वेज ऑफ द पोयम इज वेरी इजी एंड इफेक्टिव एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये 2 चीज लिखना है आपको। ठीक है, अच्छा फिर स्पेशल फीचर्स में तीसरी चीज इमेजरीज। बेटा, ये इमेजरीज क्या होता है जान लीजिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, इमेजरीज मतलब क्या, देखो पोएट क्या करता है, अपनी बातों को इजी तरीके से समझाने के लिए
समझ में आ रहा? पोइट्री के अंदर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को फील कराने के लिए, एहसास कराने के लिए, कि रीडर उस सिचुएशन को फील कर सके, एहसास कर सके। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, उसके लिए वो इमेज का यूज करता है, और उसी इमेज से बना है इमेजरीज। उसके लिए वो मेंटल पिक्चर का यूज करता है, पिक्चर का यूज करता है, इमेज का यूज करता है, इमेज वाला एग्जाम्पल देता है, पिक्चर वाला एग्जाम्पल देता है। समझ में आ रहा है? जिससे कि रीडर चीजों को अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और उसे फील कर सके उस सिचुएशन को। उसे हम कहते हैं इमेजरीज, उसे हम कहते हैं इमेजरीज। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम इज द यूज ऑफ विजुअल इमेजरी, वैनिश इन द थ्रॉन्ग, ये एक इमेजरीज है, भीड़ में गायब हो जाना। ठीक है, फिर रश्ड अलोंग द वे, रश्ड अलोंग द वे, झट से निकल जाना, भाग जाना, निकल लेना, ये एक इमेजरीज है। स्लिपिंग फास्ट एंड क्लोज योर आईज इन स्लम्बर, ये सब चीजें इमेजरीज हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने पोइट्री में बताया था, जैसे जैसे आप पोइट्री पढ़ते जाओगे, उसके एग्जाम्पल सुनते जाओगे, तो आपको इमेजरीज क्लियर हो जाएंगी। मतलब एक सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को समझाने के लिए सिंबल का यूज करना, सिंबल का यूज करना, सांकेतिक चिन्हों का यूज करना, चीजों को अच्छे से समझाने के लिए, बेहतर से फील कराने के लिए। तो वो जो सिंबल होता है, वो जो पिक्चर होता है, मेंटल इमेज होता है, उसे हम कहते हैं इमेजरीज। ओके, और लास्ट आता है मैसेजेस, वैल्यूज एंड मोरल्स। इसे आपको अपने मन से लिखना है कि एट द एंड पूरी पोइट्री के पढ़ने के बाद, पोइट्री को पढ़ने के बाद आपको कौन सा मैसेज मिलता है, अरे आपने क्या सीखा वो बताओ। ठीक है, सो दिस पोएम गिव्स अस द मैसेज दैट इवन अ लिटिल डीड डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स मेक्स आवर ओन फ्यूचर। इसमें हमें यह मैसेज मिलता है कि एक छोटा भलाई का काम भी अगर हमने दूसरों के लिए किया तो उसमें सिर्फ उसकी भलाई नहीं होती, उसमें हमारा खुद का फ्यूचर अच्छा होता है। हमारा फ्यूचर न सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि सेटिस्फाइड और पीसफुल होता है। अरे सक्सेसफुल हो ना हो, आप सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे ये तो आपके कर्म पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने किसी का भला किया तो पक्का है कि आपका फ्यूचर पीसफुल होगा। अरे सेटिस्फाइड रहेगा, अरे खुश रहोगे यार अगर जब किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी सो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अरे कमेंट करके हमें इंस्पायर करिए कि हमने अच्छा किया है, हमें इंस्पायर करिए। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में हम अगला वीडियो, अगला पोएट्री, नेक्स्ट पोएट्री पढ़ने वाले हैं सेम इसी तरह। ठीक है, थैंक यू सो मच।